आज लड़ाई इतनी आसान नहीं रही है। जितनी आसान लड़ाई आप समझते हैं, इतनी आसान लड़ाई नहीं है। धर्म की राजनीति ने देश को एक ऐसे कगार पर लाकर खड़ा कर दिया जहां देश को एकजुट रखना, मजबूत रखना बेहद मुश्किल हो गया है। इतना मुश्किल हो गया है कि एक सरकार थी जिसने सोचा कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे, बच्चे पढ़ाई क्यों छोड़ देते हैं, लड़कियां स्कूल में पढ़ने क्यों नहीं आती। 80 के दशक में जब उस पर सर्वे हुआ तो पता चला कि बच्चे इसलिए पढ़ाई नहीं करने आ रहे, कोई 5वीं करके छोड़ देता, कोई 8वीं करके छोड़ देता है, क्योंकि स्कूल दूर दराज में है। भारत में हर गांव में स्कूल नहीं है, कुछ जगह तो 15-15 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। लड़कियां तो छोड़ो, लड़कों का जाना मुश्किल है। जो गरीब समाज के लोग हैं, मजदूर तबका है, वो अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़वा लेता था। और लड़कियों की तो चाहे वो स्वर्ण जाति के या पैसे वाले भी लोग हों, वो भी सोचते थे 10 किलोमीटर लड़की जाएगी, उसकी सुरक्षा की भावना से परेशान रह के वो अपनी लड़कियों को पढ़ाना छुड़वा देते थे। तो एक वो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी जिसने इसके ऊपर जब सारी जांच करके ये रिपोर्ट आ गई कि बच्चे पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हैं, लड़कियां क्यों स्कूल नहीं आ रही, तो सरकार ने तय किया कि हम घर घर तक, गांव गांव तक स्कूल खोलेंगे। गांव गांव तक स्कूल खुलना शुरू हुआ, लड़कियां भी पढ़ने लगी, दलितों के बच्चे, वंचितों के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे पढ़ने लगे, पढ़ लिख के तरक्की करने लगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए रिजर्वेशन से नौकरियों में आने लगे। वो समाज जो हजारों साल तक गुलाम रहा, वो समाज जिसको मनुस्मृति की वजह से हजारों साल तक पढ़ने से, ज्ञान से, संपत्ति से और व्यापार से वंचित रखा, उनके पढ़ने के रास्ते को सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले जी ने खोला। और वो समाज जब पढ़ लिख कर ज्ञान प्राप्त करने लगा, बाबा साहेब के दिए रिजर्वेशन से यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर पढ़ने लगा, बाबा साहेब के दिए रिजर्वेशन से सरकारी नौकरियों में आने लगा, तो वो समाज जो 18-18 घंटे, 16-16 घंटे काम करता था, काम के बदले में पैसे नहीं मिलते थे, बचा हुआ घर का खाना मिलता था। जब उस समाज के बच्चे पढ़ने लगे, ज्ञान प्राप्त करने लगे, नौकरियों में आने लगे, तो उस समाज के अंदर बोलने की ताकत आ गई। उस समाज के लोग सत्ता से सवाल करने लगे, लेकिन सत्ता को सवाल पूछना पसंद नहीं है। फिर इस बात पे चिंतन शुरू हुआ कि जिस समाज के लोग काम के बदले में पैसे नहीं मांगते थे, जिस समाज के लोग कभी सत्ता से सवाल नहीं करते थे, उस समाज के लोगों के पास ऐसी कौन सी ताकत आ गई कि आज वो सत्ता से सवाल करने लगे हैं, आज वो हमारे ऊपर अधिकारी भी बन के आने लगे हैं, आज हमारे बगल में बैठ के पढ़ने भी लगे हैं। तो ये बेजुबानों के कोई जुबान किसने दी? तो उनको पता लगा कि जो हजारों साल तक मनुस्मृति के चलते इनके ज्ञान पर बंदिश थी, इनके संपत्ति और व्यापार करने के अधिकार पर बंदिश थी, इस समाज को जब पढ़ने लिखने का मौका मिला, इन समाज को ज्ञान मिलने लगा, सरकारी नौकरी लगी तो घर में थोड़ा पैसा आने लगा। जब ज्ञान और पैसा दोनों आ गया तो बोलने की ताकत आ गई। जो काम के बदले में पैसे नहीं मांगता था, वो आज कहता मुझे न्यूनतम मजदूरी चाहिए। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे खेत में काम करूं तो मुझे न्यूनतम इतना पैसा एक दिन में दोगे तो मैं काम करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। तो उन दबंग लोगों को दर्द हो गया कि हमारा हजारों साल का गुलाम जो कभी हमारे सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था, आज वो काम के बदले में अपनी शर्त पे पैसे मांग रहा है। तो उसने सोचा कि इसके ऊपर तो पता लगाना चाहिए, ये बोलने की ताकत इन बेजुबानों में आई कहां से। जब इसके ऊपर आरएसएस के शिविर में कहीं चिंतन हुआ, उस चिंतन में उन्हें पता लगा कि मनुस्मृति की वजह से इनके पढ़ने पर, ज्ञान पे बंदिश थी। डॉक्टर अंबेडकर ने इनके रास्ते खोल दिए तो ये पढ़ने लगे, पढ़ने लगे तो ज्ञान आ गया, ज्ञान आ गया तो अच्छे बुरे का अंतर आ गया, और सरकारी नौकरी रिजर्वेशन से 4th क्लास की ही क्यों ना मिली हो, उससे घर में थोड़ा पैसा आने लगा, पैसा आने लगा तो भरपेट खाना मिलने लगा। अब जब ज्ञान भी आ गया, थोड़ा पैसा भी आ गया, तो इनको ये बोलने की ताकत पढ़ने की वजह से और सरकारी नौकरी की वजह से आई है। तो उन्होंने उसी शिविर में इंतजाम किया
कि पहले तो मनुस्मृति के चलते इनके पढ़ने पे बंदिश थी, इनके व्यापार करने पे बंदिश थी, इनके संपत्ति रखने पर बंदिश थी। अब इनको कैसे रोकें? अब तो मनुस्मृति का शासन नहीं है, अब तो भारत डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान से चलता है। अब इनको रोक पढ़ाई पे कैसे बंदिश लगाई जा सकती है? लेकिन वो इतने सातिर चतुर लोग थे, उन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र इस देश के आदिवासियों, इस देश के दलितों, इस देश के पिछड़ों, इस देश की महिलाओं से, इस देश के गरीबों से, इस देश के किसानों से कर दिया। उन्होंने दो काम किए। पहले तो यह किया कि भाई शिक्षा को इतना महंगा कर दो कि हम संविधान में तो इनको मजबूर है पढ़ाने के लिए, लेकिन इतना महंगा कर दो पैसे के अभाव में अपने आप ही पढ़ाई छोड़ दें। और दूसरा काम उन्होंने यह किया कि ये जो इतने स्कूल खुल के गांव गांव तक, इन स्कूलों को बंद कर दो। तो उन्होंने क्या किया कि सरकारी स्कूलों में टीचरों की भर्ती रोक दी। एक एक क्लास में 100 बच्चे, पूरे स्कूल में चाहिए 100 टीचर, और टीचर हैं 10 या 15 या 20। अब 100 टीचर जहां स्कूल में चाहिए, टीचर 20 हैं और बच्चे इसमें 4000 हैं, तो उन बच्चों की पढ़ाई का क्या आलम होगा? एक क्लास में अगर 100 बच्चे बैठे हैं तो एक टीचर 100 बच्चों को टेंशन कैसे देगा? तो इस तरीके से उन्होंने सरकारी स्कूलों को बर्बाद करना शुरू किया। और उसके बाद दूसरा खेल ये हुआ कि उन्होंने धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को बंद करना शुरू कर दिया। ये जो 5000 डाटा कोई बता रहा था, आपको मैं बता दूं, ये 5000 डाटा तो अभी आप उत्तर प्रदेश का जो अभी 5000 स्कूल बंद करने का जो फैसला किया मर्जर करके, आप तो केवल उस 5000 की बात कर रहे हो। मैंने इसका पूरा सर्वे किया, चूंकि मैं इस पे वर्षों से काम कर रहा हूं। मेरे जिंदगी 42 साल सामाजिक आंदोलन में गुजरे हैं। उम्र बेशक मेरी 57 साल है, लेकिन 42 से 43 साल लगातार मेरा जीवन मेरे समाज के लिए गुजरा है। एक एक बात को जानता हूं, बारीकी से सर्वे किया है। आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूं, तो मेरे आरटीआई के माध्यम से जो डाटा निकल के आया है, सरकार का दिया हुआ डाटा है। पिछले 15 से 20 सालों के अंदर लगभग 1.25 लाख से 2 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। 1.25 लाख से 2 लाख के बीच। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या देश में जनसंख्या कम हो गई है या बढ़ गई है? तो जब जनसंख्या देश की बढ़ रही है तो स्कूल तो और ज्यादा खुलने चाहिए थे, लेकिन सरकारी स्कूल खुलने की बजाय प्राइवेट खुल रहे हैं और सरकारी स्कूल सरकारें बंद कर रही हैं। क्यों बंद कर रही है? क्योंकि वो नहीं चाहती कि दलितों के, पिछड़ों के, गरीबों के, किसानों के, आदिवासियों के, माइनॉरिटी के बच्चे पढ़े। इसीलिए कभी देखना, बीजेपी के नेता ज्यादातर कहते हैं कि संस्कृत पढ़ना चाहिए, हिंदी पढ़ना चाहिए। अरे तुम्हारे बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, तुम्हारे बच्चे जो विदेश में नहीं जा पा रहे, जो इंडिया में पढ़ रहे हैं, तो बड़े बड़े पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल में इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब सारी की सारी साजिश सिर्फ हमारे बच्चों को गुलाम बनाने की है, हमारे बच्चों को मजदूर बनाने की है, ताकि वो सरकारी स्कूल में पढ़े जहां टीचर भी उपलब्ध नहीं है, जहां पढ़ाई का माहौल नहीं है, सर पे छत नहीं है, और ऐसी जर्जर हालत में स्कूल है। अभी झालावाड़ के अंदर बच्चे कहते थे कि छत गिर जाएगी, लगातार शिकायतें हो रही थी, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया और छत गिर गई। इतने सारे बच्चे दब गए और 7 बच्चे उस छत में नीचे दब के मर गए। किस समाज के बच्चे हैं? आपने रिकॉर्ड चेक करना, आप दंग रह जाओगे। 7 के 7 बच्चे अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा हमारे लोगों के पास है नहीं। तो सरकारी स्कूल का तो डाटा ये बताता है 98% सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ते हैं। इसीलिए सरकारी स्कूलों को बर्बाद किया जा रहा है, इसीलिए सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, ताकि दूर स्कूल होगा जा नहीं पाएंगे और नजदीक होगा स्कूल प्राइवेट के लिए पैसा नहीं होगा, अपने आप पढ़ाई छोड़ देंगे। और पढ़ाई छोड़ेंगे तभी तो वो मजदूर बनेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी फैक्ट्रियों में, अपनी कंपनियों में सस्ते मजदूर चाहिए। सस्ते मजदूर कहां से आएंगे? सस्ते मजदूर तो दलित समाज में मिलेंगे, आदिवासी में मिलेंगे, वंचित वर्ग में मिलेंगे। वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़ेंगे तो ज्ञान आएगा तो अच्छे बुरे का अंतर करना आएगा, और अच्छे बुरे का अंतर करना आएगा तो सत्ता से सवाल भी करना आएगा। वो चाहते नहीं कि आप सत्ता से सवाल करो।